लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वैसे मेनली तो अब स्टार्ट हुआ है सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हमें सेल के बारे में पढ़ना है, यानी सेल के पार्ट्स या फिर कह लो सेल के कंपोनेंट क्या क्या है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इनके बारे में पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या क्या है, उनके फंक्शन क्या है, और फिर आगे साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि साइटोसोल, इंक्लूजन बॉडीज और ऑर्गेनेलीज, इनके बारे में पढ़ना है, इनके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तब जाके कंप्लीट होगा ये सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं सेल के पार्ट से, या यूं कह लो सेल के पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो सेल के पास मेनली तीन चीजें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये मेनली तीन चीजें होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन थिन सेमी परमेबल लिपिड बाइलेयर होती है। सेमी परमेबल यानी कि जो कुछ मटेरियल को ही अलाउ करेगी, यानी कि सॉल्वेंट को जाने देगी, सॉल्वेंट को अलाउ करेगी और सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी। एक होती है परमेबल जो कि सबको अलाउ करेगी। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सभी सेल को सराउंड करेगी। इसकी थिकनेस 7 से 9 नैनोमीटर तक होती है। ये सेल की फ्लेक्सिबल आउटर लेयर होती है जो कि सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखेगी। ये बैरियर की तरह एक्ट करेगी। जो मटेरियल है, कौन सा मटेरियल सेल के अंदर प्रवेश करना है, कौन सा नहीं करना है, इसको ये रेगुलेट करेगी। तो बहुत सारे मॉडल प्रपोज हुए कि जिससे सेल के इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहला था लिपिड बाइलेयर मॉडल जो कि 1925 में आया। फिर दूसरा 1935 में डैनियल डेवसन मॉडल आया जिसको सैंडविच मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा मॉडल 1953 में आया जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं या फिर रॉबर्टसन मॉडल कहा जाता है। फिर चौथा है फ्लूइड मोसिव मॉडल जो कि 1972 में आया था। इसको सिंजर और निकोलसन ने दिया था। जो ये फ्लूइड मोसिव मॉडल है ये सबसे रियल था और सबसे बढ़िया तरीके से इसने एक्सप्लेन किया था सेल के मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। अब सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपस में नॉन कोवलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं या फिर कनेक्टेड होते हैं। फ्लूइड मोसिव मॉडल के अनुसार जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो समुद्र की तरह दिखता है। जैसे समुद्र होता है उसमें बर्फ तैरती है, वैसे ही ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के समुद्र में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स तैरते हैं। हर मॉलिक्यूल्स जो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसके हर एक मॉलिक्यूल्स के पास हेड होता है और टेल होती है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड की तरफ फेस करेगा। दो टेल होती है जो कि हाइड्रोफोबिक, लाइपोफिलिक, नॉन पोलर होती है और इनसाइड पॉइंट करेगी। और ये एक स्टेबल वाटर रिपेलिंग कोर बनाएंगे जो कि वाटर को, जो भी वाटर सब्सटेंस होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे, उनको सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होने से रोकते हैं। लिपिड बाइलेयर बैक टू बैक कनेक्टेड होंगे। जो लिपिड कंपोनेंट है उसमें फॉस्फोग्लिसराइड प्रेजेंट होगा। फॉस्फोग्लिसराइड कहां पर होता है? जो कि हेड है और टेल है, बीच में जो टेल है वहां पर फॉस्फोग्लिसराइड प्रेजेंट होगा। दूसरा आता है मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग और रिकॉग्निशन, सेल के रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन फर्दर टाइप्स हैं इसके, इंटीग्रल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दोनों एक ही है। लगभग डिफरेंस क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन या तो कंप्लीटली या फिर पार्शियली एम्बेडेड होंगे मेम्ब्रेन में, और जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये प्रोटीन कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे मेम्ब्रेन में। और नेक्स्ट आता है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन में क्या होता है? ये जो प्रोटीन ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन के। ये एसोसिएटेड होंगे इंटीग्रल प्रोटीन के साथ या फिर मेम्ब्रेन के साथ। तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है हेड, इसके बीच में प्रेजेंट होगा। ये मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मॉड्यूलेट करेगा या फिर रेगुलेट करेगा। जब टेम्परेचर हाई होता है तब फ्लूइडिटी ज्यादा होती है तो इसको इंक्रीज करने से रोकेगा, और जब टेम्परेचर लो होता है तब फ्लूइडिटी कम होती है तो इसको फ्लूइडिटी को कम होने से रोकेगा। चौथा आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आउटर सरफेस पर लोकेट करता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड के साथ अटैच्ड होता है। दोनों के साथ अटैच्ड होकर बनाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इन्वॉल्व होगा सेल के रिकॉग्निशन में और प्रोटेक्शन में। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? क्यों सेल के सरफेस पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? तो सेल मेम्ब्रेन सेल को इंजरी से प्रोटेक्शन करती है और सेल का कंटेंट लीक ना हो जाए इसलिए सेल के कंटेंट को वो होल्ड करके रखती है, बाउंड करके रखती है, एज अ बैरियर बना के रखती है। शेप प्रोवाइड करेंगे
यानी बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, उनके शेप होते हैं, तो उनके शेप सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही होते हैं। सेल रिकॉग्निशन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, इनमें भी ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, ये फंक्शन करते हैं एज अ रिसेप्टर की तरह। तो जब भी केमिकल सिग्नल जैसे कि हॉर्मोन्स आता है, ये इन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के साथ बाइंड करके सेल के अंदर की स्पेसिफिक प्रोसेस को ट्रिगर कर देता है। जैसे कि वही सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन है ना, सेल सब्सटेंसेस में कोई भी अंदर आना है या नहीं आना है, ये सब प्रोसेस को ट्रिगर करता है। टिश्यू फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारे सेल का आपस में इकट्ठा रहना बहुत जरूरी होता है, और ये इकट्ठा केवल तभी रह पाते हैं जब इनके बीच में जंक्शन बनता है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन एडजेसेंट सेल के साथ जंक्शन बना देता है, जिससे ये आपस में एक साथ रहते हैं, और ये जंक्शन के थ्रू ही कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे बहुत सारे वाटर, जैसे कि वाटर हो गया, आयंस हो गया और न्यूट्रिएंट्स हो गए, इनका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट होता है। और यहाँ तक का जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टिव सब्सटेंसेस की ही एंट्री खोल देते हैं, यानी कि एंट्री को अलाउ करती है, और बाकी जो सेलेक्ट वाले सब्सटेंसेस नहीं होते, जिनको एंट्री नहीं करनी, उनकी एंट्री को ये बैन कर देता है, इम्परमेबल कर देता है। सेल का दूसरा पार्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेलुलर कंटेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होगा, या कह सकते हो न्यूक्लियस को सराउंड करता है। इसके फर्दर टाइप्स होते हैं साइटोसोल, इंक्लूजन बॉडी और ऑर्गेनेलिस। साइटोसोल एक जिलेटिनस इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है जो कि सभी ऑर्गेनेलिस को सराउंड करेगा, यानी कि एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड ही है। इसमें 70% या उससे ज्यादा वाटर पाया जाएगा, डिजोल्व आयंस पाए जाएंगे जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, और इनके अलावा एटीपी और वेस्ट प्रोडक्ट। जब भी केमिकल रिएक्शन चलती है तो उसका एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट बनेंगे, तो वही वेस्ट प्रोडक्ट है। इसका pH 7 होता है। जो साइटोसोल है, ये एक प्राइमरी साइट होती है मेटाबॉलिज्म की। इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस और प्रोटीन सिंथेसिस, ये मेजरली चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और सेलुलर एनर्जी बनेगी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, यानी अमाइनो एसिड बहुत सारे आपस में मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। जब mRNA बन जाता है न्यूक्लियस में, तब वो बाहर आता है न्यूक्लियस से, और फिर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाया जाता है। इसमें हेल्प करता है राइबोसोम्स। साइटोसोल में मटेरियल का एक्सचेंज भी चलता है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनेलिस आपस में मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, तो ये एज अ मीडियम वर्क करता है। कौन? साइटोसोल, यानी साइटोसोल के थ्रू ही मटेरियल का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी एक रिजर्व मटेरियल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, और ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगी, यानी कि ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हुए पाई जाएगी। इसके एग्जांपल है ग्लाइकोजन, फॉस्फेट, साइनोफेसिन, लिपिड्स और सिक्रेटरी प्रोडक्ट और पिगमेंट्स। ये किसी भी फूड पार्टिकल्स के डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।